हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। लर्निंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई थी, टीचिंग स्टार्ट किया था। टीचिंग में भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, नेचर क्या होती है टीचिंग की, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैगजीम्स क्या होते हैं टीचिंग की, वो स्टार्ट किया था। और कुछ इशू की वजह से आपकी आगे की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से जो मैगजीम्स के आगे का कंटेंट है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो आगे की है वो टॉपिक कौन सा है? कंटेंट ऑफ मैगजीन्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि शिक्षण के सिद्धांत। लास्ट टाइम जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे टीचिंग के, जो सिद्धांत पढ़े थे वो जनरल प्रिंसिपल थे, मतलब सामान्य सिद्धांत थे। सामान्य सिद्धांत का मतलब क्लास में पढ़ाने के दौरान टीचर की हर एक चीज से रिलेटेड, बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड था। बाकी फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए क्लास का, मतलब कि कंबाइंड प्रिंसिपल था। एक जनरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए पढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें थी। और ये जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, इसके जो सिद्धांत हैं, इसका मतलब है कि टीचिंग के दौरान जब टीचर बच्चे को पढ़ा रही हो किसी टॉपिक को, तो पढ़ाते टाइम किस तरीके से बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए या फिर किस तरीके से बच्चे के पास ट्रांसफर करनी चाहिए, उन सब चीजों का जो तरीका है वो है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है, या फिर मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत, ये क्या चीज है। ये कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होती हैं, सिंपल गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि जब टीचिंग प्रोसेस चल रही हो, जो शिक्षण की प्रक्रिया चल रही हो, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान टीचर को किस तरीके के डिसीजंस लेने चाहिए और किस तरीके की अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, ये उस चीज के बारे में बताता है। तो ऐसे सामान्य गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान टीचर की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में या फिर अप्रोच को डिसाइड करने में, उसको मैगजीम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं या फिर शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। अब ये मैगजीम्स ऑफ टीचिंग टीचर की हेल्प कैसे करता है? टीचर को मोटिवेट करता है कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आप पढ़ा के बच्चे को वो चीज़ समझा सकते हो। टीचर की क्रिएटिविटी बढ़ाता है, पढ़ाने के दौरान किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी और ज़्यादा इन्वॉल्व करके बच्चों को समझाया जा सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं टीचिंग को फैसिलिटेट करते हैं ये जो भी सिद्धांत हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से विषय हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के। सबसे पहला आता है हमारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स या फिर सरल से जटिल की तरफ। ये पहला सिद्धांत है। सरल से जटिल की तरफ क्या मतलब हुआ कि बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है सीखने की, वो ऐसी ही होती है कि जितनी ज्यादा सिंपल तरीके से बच्चे को समझाया जाएगा उतना ज्यादा उनको चीजों को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बहुत सामान्य सी चीज़ों को लेकर के, नॉर्मल चीज़ों को लेकर के, जितने भी टफ कंटेंट हैं या फिर टफ चीज़ें, अब ये जो छोटी क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस में केवल 3 सब्जेक्ट क्यों रखे गए हैं, या फिर जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सिर्फ एक ईवीएस के नाम पे इन सारे कंटेंट्स को क्यों इंक्लूड कर दिया गया है? क्योंकि बच्चे को अभी विशेष चीज़ों के बारे में नहीं पता है, चीज़ों को हर एक स्पेशल सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता है, वो हर चीज़ को एक होल की तरह पढ़ते हैं। इसमें आपका एक सिद्धांत और है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, होल टू पार्ट्स की तरफ बढ़ना। तो मतलब कि जैसे कि एक सिद्धांत है आपका होल टू पार्ट्स, इसमें क्या होता है कि बच्चे को पहले एक कंप्लीट चीज समझाइए, फिर उन कंप्लीट चीज से लेकर के छोटे छोटे पार्ट्स बताइए कि हाँ ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। जैसे कि हमने ईवीएस सब्जेक्ट एनसीएफ ने डिजाइन किया हुआ है छोटे बच्चों के लिए। अब इसमें ईवीएस जब बच्चे को पूरी समझ में आ जाएगी 3rd 4th 5th क्लास में, तो बाद में वो धीरे धीरे समझने लगेंगे कि अच्छा ये साइंस का पोर्शन है और ये सोशल साइंस का पोर्शन है। और इसके बाद जब वो और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उनको समझ में आने लगेगा कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पोर्शन है और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे पहले होल को समझते हैं, पूरी चीज को समझते हैं, फिर बाद में पार्ट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सिखाने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए, होल टू पार्ट्स की तरफ। ऐसे ही सिंपल चीजों को बच्चों को बतानी चाहिए, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो जटिल चीजें होती हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नोन टू अननोन या फिर ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब कि बच्चा जब क्लास में प्रवेश लेता है, स्कूल में आता है, तो बहुत सारे उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, पूर्व अनुभव होते हैं जिनके साथ बच्चा क्लास में बैठता है। तो कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाना है तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे के पूर्व अनुभव है, मतलब जो बच्चों को पहले से नोन है, जो चीजों को पहले से ज्ञात है बच्चों को,
उन चीजों की हेल्प से जो अननोन चीजें हैं वो बच्चे को समझानी चाहिए। जैसे कि बच्चों ने अपने घर के आसपास प्लांट्स वगैरह देखे होंगे, तो प्लांट्स देखने के बाद ये इनका क्या है, पूर्व अनुभव है कि प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो ये इनका नोन चीज है, मतलब कि ये चीज उनका पूर्व अनुभव है कि उनको ये चीजें पता है। अब हम उनको अननोन चीज बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसी के दौरान वो जो ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं पत्तियों के, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं जो उसको प्लांट को अपना खुद का खाना बनाने में, या फिर प्लांट को अपने फूड का सिंथेसिस करने में। ठीक है, तो नोन चीज क्या थी उनके लिए कि जो प्लांट्स है उनकी लीव्स ग्रीन होती हैं। अब इसका आप यूज करके उनको अननोन चीज बताइए कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और इस खाने को बनाने के लिए उनको जो ग्रीन लीव्स हैं उनकी हेल्प पड़ती है। ग्रीन कलर का पिगमेंट जो पाया जाता है वो उनकी खाना बनाने में हेल्प करता है। मतलब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या था, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ना चाहिए। थर्ड क्या है, कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ना चाहिए। क्लास में इसी वजह से टीचिंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है, रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, जिससे कि किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। जब कोई भी चीज बच्चे को मूर्त रूप में दिखाई जाती है, दिखाने के बाद उसकी अमूर्तता के बारे में बताया जाता है, तो वो अपने आप उस चीज को समझ जाते हैं। जैसे कि कोई चीज उनके सामने रखी हुई है, मान लीजिए उन क्लास में जैसे डस्टर है या फिर चौक है या फिर डस्टर है, ये मूर्त चीज उनके सामने रखी हुई है। ठीक है, और आपको बच्चे को जो शेप्स होते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, वो समझाना है। तो चौक की हेल्प से बता सकते हैं कि ये देखिए चौक है, मूर्त दिखाया। तो हम उनको दोबारा बताएंगे कि इस शेप का कोई भी चीज होता है उसको सिलेंड्रिकल शेप कहा जाता है, या फिर वो सिलेंडर शेप के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही डस्टर रखा हुआ है, डस्टर की हेल्प से बता सकते हैं उनको हम कि ये रेक्टेंगल शेप का है। इस शेप की जितनी भी चीजें होती हैं वो रेक्टेंगल शेप की कही जाती हैं, या फिर उनको रेक्टेंगल शेप कहा जाता है। तो इस तरीके से कॉन्क्रीट चीजों से अब्स्ट्रैक्ट चीजें हम बच्चे को समझा सकते हैं। फिर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष चीज से अप्रत्यक्ष चीज बता सकते हैं। सेम एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं भाई, डस्टर का, डस्टर रेक्टेंगल शेप का होता है, वो डायरेक्ट चीज है जो उनके सामने रखी हुई है। इनडायरेक्ट चीज क्या हुई कि वो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको रेक्टेंगल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो हम डायरेक्ट चीज से इनडायरेक्ट चीज बच्चे को इस तरीके से समझा सकते हैं। पर्टिकुलर से जनरल, मतलब विशेष चीज से बच्चे को सामान्य की तरफ लेकर के जाना चाहिए। मतलब उनके आसपास जो प्लांट्स वगैरह हो, या फिर उनके आसपास आप क्लासरूम की से अपने अपने घर से उनसे सॉइल लाने के लिए कह दीजिए। अब अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजंस से आ रहा है, तो हर एक जगह की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, अलग अलग कलर की होती है। या फिर अगर पर्टिकुलर जगह के हैं, सेम रीजन के बच्चे हैं, तो वहां की सॉइल का कलर कैसा होगा, ग्रे कलर होगा। सबसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे घर में जो सॉइल, या फिर अभी तक जहाँ पे तुम प्लेग्राउंड वगैरह पे खेलते थे वहां में सॉइल का कलर क्या था, तो वो क्या बताएंगे, ग्रे कलर का था। या फिर उनसे पूछिए आप जिस भी प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो फ्लावर्स लगते हैं वो किस किस कलर के लगते हैं, तो एक पर्टिकुलर चीज वो बताएंगे कि इन इन कलर के होते हैं। अब आप उस चीज को जनरलाइज करके बता सकते हो, सामान्यकरण उसका कर सकते हो कि जितने भी इस शेप के फ्लावर होते हैं वो रेड ही कलर के पाए जाते हैं। तो हम इस तरीके से पर्टिकुलर से जनरल की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मतलब कि बच्चों की नीड्स को समझते हुए उनकी पहले साइकोलॉजिकल लेवल को समझिए कि वो उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड क्या है, तो उसके आधार पर उनकी रुचियों को, उनके इंटरेस्ट को जान करके उस हिसाब से किसी लॉजिकल चीज को बच्चे को समझानी चाहिए। हर एक बच्चा हर तरीके की लॉजिक चीज को एक ही तरीके से नहीं समझ सकता है, तो उसको समझाने के लिए बच्चे की जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस हिसाब से समझाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस, मतलब कि विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। पहले किसी चीज को एनालाइज करके सिखाना चाहिए कि बच्चे को एनालिसिस की प्रोसेस आती है, एनालाइज करिए फिर उसको तोड़ के सिंथेसिस की प्रोसेस समझाइए। नेक्स्ट है इंपेरिकल से रेशनल, मतलब कि अनुभव जन्य से तर्क संगत चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए। इंपेरिकल से रेशनल, ये आपका नोन टू अननोन वाली बात हुई कि जो बच्चे के पूर्व अनुभव हैं उनको अनुभवों के आधार पर उनके जो एक्सपीरियंसेस है उन एक्सपीरियंसेस का यूज करके जितनी भी तर्क संगत चीजें होती हैं वो बच्चे को बतानी चाहिए।
तो ये सारे आपके मैक्सिम्स थे टीचिंग के। यहाँ पे एक और लिख लीजिए 9 वाला जो अभी बताया, होल टू पार्ट्स, होल टू पार्ट्स। इसके अलावा डेफिनेट टू इंडेफिनेट बहुत सारे होते हैं, ये आपके कुछ कॉमन है जो कि आपको याद रखना है, जो कि मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आपका मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अब देखते हैं टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं टीचिंग और लर्निंग, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होती है। शिक्षण और अधिगम ये दोनों ही अलग अलग प्रक्रिया हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ सामान्यताएं और कुछ असामान्यताएं मतलब डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों ही प्रक्रियाओं में पाए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सिमिलैरिटीज कौन कौन सी होती है, सामान्यताएं कौन सी होती हैं। टीचिंग और लर्निंग ये दोनों ही प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो कि औपचारिक और अनौपचारिक मतलब कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से कराई जा सकती हैं। जैसे कि जो टीचिंग प्रोसेस है, जब टीचर डिसाइड करती है किसी भी ट्रैवल वाली जगह पर बच्चों को ले जाने के लिए कि बच्चे उसको अनौपचारिक रूप से सीखें, तो वहाँ पे ट्रैवल वाली जगहों पे लेके जाती है या फिर घुमाने के लिए लेके जाती है, तो वहाँ पे टीचर इनडायरेक्टली या इनफॉर्मली बहुत सारी चीजें बच्चों को बताने की कोशिश करती है, जिससे कि बच्चा इनफॉर्मली या अनौपचारिक रूप से उन चीजों को सीखे। तो बच्चा जब क्लास में बैठ करके सीख रहा है तो वो औपचारिक रूप से सीख रहा है, और जब प्लेग्राउंड में टीचर किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रही है इनफॉर्मली वे में, तो वो कैसे सीख रहा है, इनफॉर्मल तरीके से सीख रहा है। मतलब कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीकों से टीचिंग और लर्निंग दोनों की ही प्रक्रियाएं कराई जा सकती हैं। दूसरी चीज क्या है कि दोनों ही गोल ओरिएंटेड होते हैं, लक्ष्य उन्मुखी होते हैं। कोई भी चीज जब हम सीखने जाते हैं तो सीखने के लिए हमारा उद्देश्य होता है, कोई ना कोई चीज डिसाइड करते हैं, किसी ना किसी आवश्यकता से वो चीज उठती है सीखने के लिए। जैसे कि आपको अगर कार चलानी नहीं आती है और आपको बहुत दूर तक ट्रैवल करके जाना पड़ता है आपके इंस्टीट्यूट, कोचिंग या फिर जहां भी आप काम करते हो, तो वो आपकी एक आवश्यकता है, आवश्यकता से उठी लर्निंग की चीज कि हमको ये चीज सीखनी है। तो लर्निंग जो है वो कहाँ से आ रही है, लक्ष्य उन्मुखी है, लक्ष्य निर्धारित है। ऐसे ही जब कोई भी टीचर क्लास में प्रवेश करती है, टीचिंग की प्रक्रिया शुरू करती है, तो शुरू करने के पहले वो कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित करके आती है, गोल सेट करके आती है कि ये चीज आज बच्चों को क्लियर करा देनी है या फिर पढ़ा देनी है। मतलब दोनों ही प्रोसेस कैसी होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। थर्ड वन है कि जो टीचिंग और लर्निंग इन दोनों के लिए ही स्किल की जरूरत होती है, सीखने के लिए भी आपको कौशल आने चाहिए। उसके अलावा आपके अंदर रचनात्मकता होनी चाहिए, जितनी रचनात्मक रूप से आप चीजों को सीखेंगे उतना जल्दी सीख पाएंगे, और जितनी आपकी इंटेलिजेंस लेवल होगी उस हिसाब से आप सीख पाएंगे। मतलब कि सीखने के लिए तो इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ी है, अब सिखाने के लिए भी तो इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम कराए जाते हैं वो यही सब चीजें आपकी चेक करने के लिए तो कराए जाते हैं, आपकी स्किल्स क्या है, इंटरव्यू कराया जाता है स्किल्स चेक करने के लिए, बाकी एग्जाम्स लिए जाते हैं आपकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी चेक करने के लिए। तो ये तीनों चीजें आपकी टीचिंग के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन, सीखने के लिए भी कुछ सिद्धांत होते हैं और सिखाने के लिए भी सिद्धांत होते हैं। ये तीन सिमिलैरिटीज हैं जो कि इन दोनों ही प्रक्रियाओं में होती हैं। डिफरेंसेस, असामान्यताएं कौन सी होती है इन दोनों में। अगर अच्छी टीचिंग कराई जा रही है, अगर अच्छा शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है, तभी अच्छी अधिगम की प्रक्रिया हो सकती है, तभी अच्छी तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। टीचर जितने अच्छे तरीके से अपने स्किल्स और इंटेलिजेंस का यूज करके बच्चे को सिखाएगी, उतने ही अच्छे तरीके से बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल और क्रिएटिविटी डेवलप होगी। मतलब गुड टीचिंग लीड्स टू गुड लर्निंग। गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि टीचिंग के लिए आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी करना पड़ता है। तो टीचिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और लर्निंग के लिए लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। लास्ट वन, जो टीचिंग की प्रोसेस है वो उसका अवलोकन किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन बच्चों ने कैसे सीखा, कितना सीखा, ये चीज ऑब्जर्व करके अवलोकन करके नहीं बता सकते। उसके लिए इवैल्यूएशन करना पड़ता है, असेसमेंट लेना पड़ता है, तब हम सीख सकते हैं। मतलब कि देख करके, ऑब्जर्व करके टीचिंग की प्रक्रिया कैसी कराई जा रही है ये तो बताया जा सकता है, लेकिन बच्चे कितना सीख पा रहे हैं इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। अब हम देखेंगे कि टीचिंग जो है वो तीन तरीके से कराई जाती है या फिर तीन कारणों से कराई जाती है। अब क्योंकि टीचर्स अलग अलग होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस लेवल अलग है,
उनकी क्रिएटिविटी अलग है, सबके स्किल्स अलग होते हैं, तो सबका पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, या फिर सब अलग अलग उद्देश्य के साथ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। टीचिंग किन किन चीज़ों के लिए कराई जाती है? सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि टीचिंग कराई जाती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए। किसके लिए कराया जाता है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए कराया जाता है, मतलब कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए टीचिंग प्रक्रिया कराई जाती है। दूसरा क्या है? बच्चों में कॉग्निटिविज्म का डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ाया जाता है। कॉग्निटिज्म मतलब कि उनकी मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है, मेंटल एबिलिटीज का विकास किया जा सके इसके लिए पढ़ाया जाता है। और तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिविज्म का विकास करने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या हुआ कि बच्चों के अंदर रचनात्मकता का विकास करने के लिए पढ़ाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि बच्चे खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, मतलब कि बच्चे अपने खुद के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नए एक्सपीरियंस या नए नॉलेज को स्ट्रक्चर कैसे करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना सीखें, तब वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए पढ़ाया जाता है। दूसरा मेंटल एबिलिटीज के विकास के लिए पढ़ाया जाता है। तीसरा बच्चों के अंदर रचनात्मकता का विकास करने के लिए पढ़ाया जाता है। मतलब कि ये सारी चीजें किसके लिए कराई जा रही हैं? पढ़ाने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए। ये सब चीजें किसमें आती हैं? टीचिंग प्रोसेस में इन सारी चीजों को किया जा सकता है। अब हमारा टॉपिक भी है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो एक एक करके इन तीनों में क्या क्या थ्योरीज हैं और ये क्या क्या चीजें हैं उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आएगा? बिहेवियरिज्म। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद। इसको समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या होता है, या फिर इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। सबसे पहले जब साइकोलॉजी की स्टार्ट हुई थी तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या होता था? इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता था। जिस मेथड से जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स करने होते थे वो इन्हीं विधि पर या फिर इंट्रोस्पेक्शन के मेथड से ही जो भी सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह थे उन सबको करके, और जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे वो अपना जो भी उनका आउटपुट निकलता था वो उसी के हिसाब से थ्योरीज अपनी डेवलप करते थे और बताते थे। लेकिन बाद में आगे चलकर कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि जो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है इसमें हम ना देख सकते हैं, ना ही चीजों को सुन सकते हैं, और ना ही चीजों को छू करके बता सकते हैं, और ना ही फील करके बता सकते हैं कि किस तरीके का बदलाव हुआ। तो मतलब जो ये आईपी पावलोव थे, शुरुआत इन्हीं से हुई। जो आईपी पावलोव थे उन्होंने कहा कि ये सारे जो मेथड्स हैं उन सब मेथड्स के थ्रू हम किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं, या फिर हम देख करके नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का बदलाव लोगों में हुआ। तो फिर जब उस चीज को देख ही नहीं सकते हैं तो उसके ऊपर एक सिद्धांत कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि साइंस की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज दिखाई पड़ती है या जो चीज का प्रूफ हो, सिर्फ उन्हीं चीजों को वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो बाद में ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि जब तक उस चीज को हम देख के उसका अवलोकन नहीं कर सकते तब तक हम कैसे माने कि इस चीज में लोगों का बदलाव हुआ। तो इस वजह से जो व्यवहारवाद वाली चीज है वो वहीं से स्टार्ट हुई। कुछ व्यवहारवादी थे, वो व्यवहारवादी बने ही इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन कर दिया जाए तो जो उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है वो परिवर्तन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख करके बता सकते हैं। तो जो ऑब्जर्व किया हुआ बिहेवियर है उसी को हम कह सकते हैं कि वो साइकोलॉजी में आएगा। मतलब कि वही एक मनोविज्ञान का करने का तरीका है, या फिर शुरुआत ऐसे ही हुई कि जो बिहेवियर है उसी को सिर्फ आधार बनाया जाए साइकोलॉजी का।
उनका कुल मिला के कहना इतना था कि सिर्फ व्यवहार को साइकोलॉजी का आधार बनाया जाए, क्योंकि व्यवहार हम किसी का देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसी में कितना परिवर्तन हुआ। जब तक किसी चीज को ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि उसके अंदर बदलाव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो जब से साइकोलॉजी का आधार बिहेवियर बना और जिन लोगों ने साइकोलॉजी का आधार बिहेवियर को माना, उन्हीं को बिहेवियरिज्म या फिर बिहेवियरिज्म का मानने वाला कहते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो बिहेवियर होते हैं जिनको कि ऑब्जर्व किया जा सकता है। पहला बिहेवियर कौन सा है? एलिसिटेड बिहेवियर। एलिसिटेड बिहेवियर। और दूसरा क्या है? एमिटेड बिहेवियर। ये दो तरीके के व्यवहार हैं जिनको कि हम लोग देख करके उसका अवलोकन कर सकते हैं कि किस तरीके का चेंज या किस तरीके का बदलाव किसी भी इंडिविजुअल में हुआ। अब ये एलिसिटेड बिहेवियर और एमिटेड बिहेवियर, ये दोनों बिहेवियर होते क्या हैं? जो एलिसिटेड बिहेवियर होता है वो किसी भी चीज के थ्रू अगर बच्चे के अंदर बदलाव लाना है या किसी भी व्यवहार का परिवर्तन लाना है, या फिर हम सिंपली कहें तो बच्चे को अगर कोई चीज सिखानी है, तो उस चीज को सिखाने के लिए जब किसी भी साधन का यूज किया जाता है तब उसको कहते हैं एलिसिटेड बिहेवियर। मतलब कि मान लीजिए बच्चे को चलना सिखाना है, तो बच्चे को चलना सिखाने के लिए हम उनसे कहेंगे कि ये टॉफी या चॉकलेट का लालच देंगे और उनसे कहेंगे कि टॉफी या चॉकलेट मेरे पास है, आप भाग करके लेकर के आओगे तभी ये टॉफी या चॉकलेट आपको दी जाएगी। मतलब कि उनके अंदर भागने की या फिर रनिंग की जो कैपेबिलिटी थी वो पहले से प्रेजेंट थी, लेकिन उस चीज को अर्जित करने के लिए उनको कोई ना कोई चीज का स्टिमुलाई दिया जाए या फिर किसी ना किसी चीज की सिचुएशन उनके सामने रखी जाए, जिससे कि जो बिहेवियर हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको वो रिस्पॉन्स करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हम अगर कोई भी व्यवहार बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो उस व्यवहार को सिखाने के लिए किसी चीज का आप रिवार्ड या पनिशमेंट, इन सब चीज के थ्रू बच्चे को वो चीज करने के लिए प्रोत्साहित करिए। अब जब टॉफी या चॉकलेट दिखाएंगे तो बच्चा अपने आप से दौड़ करके आएगा। तो ये कैसा बिहेवियर हुआ? एलिसिटेड बिहेवियर हुआ। मतलब कि ये उसके अंदर पहले से था, हमको क्या करना था? बस केवल उसके अंदर से ये बिहेवियर को निकालना था और उस चीज को रिस्पॉन्स में लेकर के आना था। तो बिहेवियरिस्ट जितने भी हैं उनका मानना है जब कोई भी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स, मतलब उद्दीपन और अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया, इन दोनों के एसोसिएशन से, मतलब इन दोनों के साथ की वजह से जो किसी भी व्यक्ति में बिहेवियर में या व्यवहार में चेंज लाया जाए या बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। मतलब इनके हिसाब से सीखने का मतलब क्या हुआ कि जब स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स या उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध बना करके इन दोनों को एसोसिएट करके जब बच्चे के व्यवहार में किसी तरीके का परिवर्तन या मॉडिफिकेशन किया जाता है तब उसी को सीखना कहते हैं। जैसे कि बच्चे के जो टॉफी है वो बच्चे के लिए क्या है? स्टिमुलाई है, या फिर टॉफी जो है वो बच्चे के लिए उद्दीपन का काम कर रही है। अब उस उद्दीपन की वजह से बच्चे ने रनिंग की अनुक्रिया की, रनिंग की अनुक्रिया की, तो इस स्टिमुलाई और इस स्टिमुलाई की वजह से बच्चे में ये रिस्पॉन्स आया। मतलब कि बच्चा पहले चल सकता था, अब उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आया कि वो दौड़ने लगा। मतलब उसने दौड़ना सीख लिया, किसकी वजह से? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से। तो जितने भी व्यवहारवाद वाले हैं उनका मानना है कि जब बच्चे का सीखना स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के एसोसिएशन की वजह से होता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन करके, तब उसी को सीखना कहा जाता है। तो ये कुल मिला के कहना है बिहेवियरिज्म का। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि उसके अंदर पहले से अवेलेबल है, मतलब कि चलना दौड़ना ये सारी चीजें तो बच्चे सीख ही जाएंगे एक उम्र आने पर, लेकिन अगर उनको स्टिमुलस दिया जाए, उनको अगर उस तरीके का उद्दीपन दिया जाए तो वो उस चीज की अनुक्रिया जल्दी करेंगे, मतलब दौड़ना जल्दी सीख लेंगे। तो जब कोई चीज पहले से बच्चे के अंदर है और किसी ना किसी तरीके से करके बच्चों का वो रिस्पॉन्स निकाला जाए,
तब वो एलिसिटेड बिहेवियर में आएगा। और ऐसा कोई व्यवहार जो कि बच्चे के अंदर पहले से हो और वो अचानक से बिना किसी स्टिमुलस की वजह से उसको एक्सप्रेस कर दे। जैसे कि बच्चा खेलते खेलते सिंगिंग करने लगा, तो हम लोग समझ गए कि उसको सिंगिंग आती है। अगर सिंगिंग में उसको और ज़्यादा सिखाया जाए तो वो प्रोग्रेस कर सकता है। मतलब कि अगर रिपीटेडली उससे गाना गाने की प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो फ्यूचर में चल के अच्छा गाना गाना सीख सकता है। मतलब जो सिंगिंग की प्रोसेस है, या मान लीजिए बच्चा बच्चों की आदत होती है, हाथ में पेन या स्केच वगैरह आ जाते हैं तो आसपास की दीवारों पर वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी लिखने की या आर्ट बनाने से हमको समझ में आ जाए ये कल को अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, या फिर आर्ट की स्किल क्रिएटिविटी इसके अंदर है। तो ये सब जो कुछ क्वालिटीज होती हैं जो करके हमको बिना किसी मेहनत के दिख जाती हैं, ऐसे अचानक से बिना कोई सिचुएशन क्रिएट करे, उनको एमिटेड बिहेवियर कहते हैं। मतलब कि वो खुद निकल करके आते हैं, उनको जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एलिसिटेड बिहेवियर, बच्चों को अगर कोई स्पेशल चीज चेंज या बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस प्रेजेंट करना जरूरी हो जाए, तब उसको एलिसिटेड बिहेवियर कहते हैं। तो दो तरीके के व्यवहार होते हैं जो कि ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। एक होता है एलिसिटेड बिहेवियर और दूसरा होता है एमिटेड बिहेवियर। ठीक है। अब इस व्यवहार के मॉडिफिकेशन के लिए, इस व्यवहार का मतलब जैसे कि आपको बताया कि टीचिंग प्रक्रिया 3 चीजों के लिए कराई जाती है। सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है? फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो ये जो दोनों ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं, एलिसिटेड और एमिटेड, अगर इनका हमको मॉडिफिकेशन करना है तो उसकी मॉडिफिकेशन के लिए 2 फेजेस होती हैं, 2 चरण होके गुजरता है। सबसे पहले ये जो दोनों बिहेवियर्स हैं वो बार बार होने चाहिए। मतलब कि एक बार टॉफी दिखाने पर अगर वो दौड़ के आ गया तो दूसरी बार भी उसको दौड़ के आना चाहिए। मतलब वो जो एक्टिविटी है, वो जो स्किल है उसका, वो व्यवहार में उसके बार बार दिखनी चाहिए। अगर बार बार दिख रही है तभी हम कह सकते हैं कि उसके व्यवहार में वो चीज है। वो बार बार अगर किसी चीज को गा ले रहा है, सिंगिंग की जो स्किल है वो बार बार डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वो बिहेवियर प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही बिहेवियर्स जब बार बार होते हैं, अगर अगेन एंड अगेन, तभी हम कहते हैं कि ये दोनों बिहेवियर उसमें प्रेजेंट है। तो पहला फेज तो ये है कि वो दोनों चीजें बार बार होनी चाहिए, दोनों ही बिहेवियर्स बार बार दिखने चाहिए। दूसरा क्या है? मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ है कि इन दोनों चीजों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। वो दौड़ना लगातार हो, ये नहीं कि दौड़ना बंद कर दे, या फिर अगर 4-5-10 दिन बाद अगर बच्चा ठीक से नहीं दौड़ पा रहा है तो समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई कमी है, फिर डॉक्टर को दिखाना है। तो पहली चीज तो हो गई कि बार बार होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना है इस प्रक्रिया में, तो मतलब क्या हुआ, उनमें निरंतरता बनी रहे और उनकी इन दोनों ही बिहेवियर को और ज्यादा रिफाइन करो, जिससे कि ये जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है उनका, वो उसको और अच्छी तरीके से एक्वायर कर ले या फिर अर्जित कर ले। ठीक है। तो ये हुआ 2 फेजेस जो कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में होते हैं, जिसमें कि जो भी ऑब्जर्वेबल, मतलब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का मतलब नॉर्मली ये है कि ये 2 तरीके के ऐसे व्यवहार हैं जो बच्चों में हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर 2 ही टाइप के होते हैं, 2 ही तरीके के व्यवहार हैं जिनको हम बच्चों के देख सकते हैं। पहला एलिसिटेड, दूसरा एमिटेड। तो ये दोनों ही व्यवहार लगातार होने चाहिए। लगातार होने की वजह से इनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये जो भी चीजें व्यवहार बच्चों में प्रदर्शित हो रहे हैं वो लगातार होते रहें और इनमें बहुत ज्यादा और ज्यादा रिफाइनिंग हो, और ज्यादा वो अच्छी तरीके से उनको कर पाए, और उसको उसके जो हाई लेवल की स्किल्स होती हैं उनको भी वो अर्जित कर पाए। तो जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स है उनकी रिफाइनिंग और एक्वायरिंग के लिए उनकी निरंतरता बने रहनी जरूरी होती है। इसी वजह से उनका मॉडिफिकेशन करना जरूरी होता है, और ये चीज संभव किससे है? टीचिंग प्रोसेस से ही संभव है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में 2 तरीके का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। पहला, जो एलिसिटेड बिहेवियर होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, और दूसरा जो एमिटेड बिहेवियर होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है। अब आपकी जो व्यवहारवाद की सबसे मेन चीज है, आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट व्यवहारवाद, मतलब जैसे ही स्टार्ट हुआ तुरंत आप क्लासिकल कंडीशनिंग स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। अब ये सब चीजें जब लगातार होती रहती हैं तो हम क्या कहेंगे? सिंपली बोलेंगे, जब इन दोनों ही तरीके के जो व्यवहार हैं उनको रिपीट किया जाए और मॉडिफाई कर करके उनकी उस चीज को आदत बना दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंडीशनिंग कहा जाता है या फिर अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया?
ये जो दोनों तरीके के व्यवहार हैं, इन दोनों ही तरीके के व्यवहार को लगातार करें बच्चे, लगातार करते रहें, कंटिन्यूएशन उनका बना रहे, निरंतरता उनमें बनी रहे, और मॉडिफाई कर करके, रिपीट करवा करवा करके इन दोनों ही तरीके के व्यवहार को अगर बच्चे की आदत में ला दिया जाए, मतलब उनकी हैबिट बना दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा? इस प्रक्रिया को कहेंगे कंडीशनिंग या फिर अनुकूलन। दोनों तरीके के व्यवहार को जब रिपीट करके, मॉडिफाई करके उनकी आदत बना दी जाए, तो इस प्रक्रिया को कंडीशनिंग या फिर अनुकूलन कहा जाता है, अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है। वैसे कंडीशनिंग जो है 4 टाइप की होती है, लेकिन ये जो 4 टाइप की आपकी कंडीशनिंग है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मान के चलिए कि इन चारों ही टाइप की कंडीशनिंग में जो पावलव थे उन्होंने डिले कंडीशनिंग को फॉलो करके, डिले अनुकूलन का फॉलो करके अपनी जो सिद्धांत है उसको बताया था। अब जो पावलव का सिद्धांत है, कौन? आईपी पावलव। यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। आईपी पावलव ये कौन थे? ये रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जो शुरुआती काम था वो फिजियोलॉजी का था, मतलब शरीर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो उनके ऊपर काम करते थे। तो वो एक बार डाइजेशन की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किनके ऊपर? डॉग्स के ऊपर ही कर रहे थे। किसका? डाइजेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुत्तों से, डॉग्स के ऊपर। ठीक है। अब इन डॉग्स को उन्होंने एक टाइम पे देखा कि जैसे ही उनके सामने खाने के लिए प्लेट रखी जाती है, या फिर जैसे ही उनके जो कीपर्स थे उन डॉग्स के, वो कीपर्स जैसे ही आने वाले होते थे, उनके पैरों की आवाज सुनकर ही तुरंत जो डॉग्स थे उनमें सेलिवेशन होने लगता था, मतलब कि सलाइवा गिरने लगता था। ठीक है। लार उनके मुंह में निर्माण होता था, और जो सलाइवेशन है, जो लार गिरने की प्रोसेस है, वो उनके गिरने लगती थी, मतलब कि सलाइवेशन होने लगता था। जैसे ही वो खाली प्लेट को देखते थे कि अब खाना मिलने वाला है, या फिर जैसे ही वो देखते थे कि उनके जो केयर टेकर हैं वो, उनके कदमों की आवाज जैसे ही सुनाई पड़ती थी, सलाइवेशन की प्रोसेस उनके मुंह में होने लगती थी। तो इसको जैसे ही आईपी पावलव ने देखा, उन्होंने तुरंत सोचा कि ऐसी कोई चीज होती है कि जिसके थ्रू हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे कि अगर लगातार किसी चीज में, किसी भी व्यक्ति में वो चीज, व्यवहार को रिपीट करवाया जाए, तो लगातार उस व्यवहार के रिपीट करवाने से कोई ना कोई चीज बच्चों को या किसी भी इंडिविजुअल को सिखाई जा सकती है। मतलब कि कोई ना कोई उद्दीपन अगर बच्चों, किसी भी व्यक्ति के सामने रखा जाता है, लगातार किसी उद्दीपन को बच्चे के सामने, व्यक्ति के सामने रखा जाता है, तो उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ अनुक्रिया करते हैं। तो हम अगर कोई चीज बच्चे को सिखानी है, तो उस चीज को सिखाने के लिए, मतलब कि हमको अपने अनुसार कोई परिवर्तन बच्चे के अंदर लेकर के आना है। तो जिस चीज से रिलेटेड परिवर्तन लेकर के आना है, उस चीज से रिलेटेड स्टिमुलस या फिर उद्दीपक बच्चे के सामने प्रेजेंट करो, जिससे कि जिस तरीके की अनुक्रिया हम चाहते हैं, उस तरीके की अनुक्रिया वो उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग करें। तो वो जब कंडीशनड स्टिमुलस होता है, हमारी इच्छा के अनुरूप स्टिमुलस हो, तो हमारी इच्छा के अनुरूप अनुक्रिया भी बच्चे करने लगते हैं। इसी को सीखना या फिर इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग कही जाती है। अब इनकी थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुकूलन जो कहा गया था, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत जो कहा गया था, वो इसलिए कहा गया था क्योंकि कंडीशनिंग के ऊपर, अनुकूलन के ऊपर सबसे पहले जो थ्योरी थी, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था, वो आईपी पावलव ने ही किया था। इसके बाद, इनके बाद वॉटसन और ये स्किनर, इन लोग ने भी किया, लेकिन सबसे पहले इनकी दी गई थी, इस वजह से इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम दिया गया। बाकी इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है। तो पूरा डिटेल से आईपी पावलव की क्या थ्योरी थी, क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ये हम कल की क्लास में समझेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है आपकी, इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपका 2 टाइप का बिहेवियर है, एक एलिसिटेड बिहेवियर और दूसरा एमिटेड बिहेवियर। जो आपकी ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, शास्त्रीय अनुकूलन का जो सिद्धांत है, वो एलिसिटेड बिहेवियर के ऊपर है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एलिसिटेड बिहेवियर के ऊपर आधारित है, और जो एमिटेड बिहेवियर है,
इसके ऊपर आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी आधारित है। ठीक है, एलिसिटेड बिहेवियर है, उसके ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग आधारित है। एमिटेड बिहेवियर है, उसके ऊपर ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो कि स्किनर ने दी थी। तो कल के क्लास में पूरा डिटेल में पावलव की और स्किनर की इन दोनों ही थ्योरीज के ऊपर हम बात करेंगे। अभी जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।